जय हिंद दोस्तों, मैं रिधि। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता को। ये वैदिक सभ्यता का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम ऋग्वैदिक काल की नदियां, वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति एवं वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे। आपकी परीक्षाओं में इन टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियां। तो देखिए, नदियों को आज हम जिन नाम से जानते हैं वो नदियों का आधुनिक नाम कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो नदियां हैं तो नदियों के हमें ऋग्वैदिक काल में पुराने नाम मिले हैं, ठीक है, और उन्हीं नामों को क्या बोला गया है? प्राचीन नाम बोला गया है। तो इधर मैंने नदियों के प्राचीन नाम लिखे हैं और इधर उनके मैं आधुनिक नाम लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि जैसे आपकी सतुद्री है, ठीक है, सतुद्री है तो इसका आधुनिक नाम क्या था? तो इसका आधुनिक नाम क्या है भैया? सतलज है। यानी जो सतलज नदी है आपकी, तो प्राचीन काल में इसे ही क्या बोला गया है? सतुद्री बोला गया है। ऐसी आपकी अस्किनी है, तो अस्किनी किसको बोला गया है? तो अस्किनी बोला गया है चिनाब को। कौन सी नदी को भैया? चिनाब। तो चिनाब नदी को अस्किनी बोला गया है। विपाशा, तो विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास है आपका। विपाशा का आधुनिक नाम क्या है भैया? व्यास है आपका। और कुंभा, जो आज की आपकी काबुल नदी है, जो आज की आपकी काबुल नदी है, तो काबुल नदी को ही प्राचीन काल में क्या बोला गया? कुंभा बोला जाता था। सदा नीरा, तो सदा नीरा को भैया आज हमने क्या कर दिया है? गंदा कर दिया, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? गंडक बोलते हैं, ठीक है। सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? गंडक हो जाएगा। और परुषणी, तो परुषणी को आप सभी जानते होंगे, रावी। रावी नदी का आधुनिक नाम क्या है? परुषणी है। बितिस्ता, ठीक है, बितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। जो हमारी आज की झेलम नदी है तो इसी को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? वितिस्ता बोला जाता था। सरस्वती या दृष्टद्युति, ठीक है, सरस्वती या आपकी कौन सी है? दृष्टद्युति। तो हमारी जो घग्गर नदी है, कौन सी? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? सरस्वती बोला जाता था। किरमु, तो किरमु आज की जो आपकी कुर्रम नदी है, कौन सी नदी है भैया? कुर्रम। याद रखना, कई परीक्षाओं में ये पूछी गई है, ठीक है। कुर्रम नदी है तो इसे प्राचीन काल में किरमु बोला गया। सुबस्तु, यानी आज की कौन सी नदी भैया? स्वात नदी, जो आपकी पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में बहती है। प्राचीन काल में उसे क्या बोला जाता था? तो सुबस्तु बोला जाता था। तो आइए एक बार दोबारा इन नदियों को देख लेते हैं। जैसे सतलज, ठीक है, तो सतलज को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? सतुद्री बोलते थे। चिनाब है आपकी, तो चिनाब को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? अस्कनी बोलते थे, ठीक है, अस्कनी। ऐसी व्यास है जो आपकी, तो व्यास को क्या बोला गया है? विपाशा बोला गया है। और काबुल को क्या बोला गया है? कुभा, ठीक है, कुभा या कुंभा। और गंडक को क्या बोला गया था? सदानीरा। रावी को परुषणी, ठीक है, रावी को परुषणी। और झेलम को क्या बोलते थे? वितिस्ता बोलते थे। घग्गर किस नदी का नाम था? तो सरस्वती या आपकी दृष्टद्युति, ठीक है, सरस्वती या दृष्टद्युति। कुर्रम, तो कुर्रम किसे बोलते थे? जो आपकी किरमु नदी थी, ठीक है। स्वात, और स्वात किसे बोलते हैं? जो आपकी सुबस्तु नदी थी, ठीक है, सुबस्तु। आइए बात कर लेते हैं वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति की। तो देखिए, जो वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति है इसे हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल में इसकी राजनीतिक स्थिति को जानेंगे, उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल में इसकी राजनीतिक स्थिति को जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शासन की। यानी ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो भैया शासन कैसे करते थे, ठीक है। तो इनका जो समाज है, समाज कैसा पाया जाता था? कबीलाई समाज था इन लोगों का। यानी ये लोग कबीले में रहते थे और प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था, ठीक है, प्रत्येक कबीले का क्या है? एक मुखिया होता था। राजतंत्र विकसित अवस्था में नहीं था। यानी यहां पर जो राजतंत्र है तो भैया वो अविकसित अवस्था में बताया गया है। देखिए, जो आपका कबीला है ना, कबीले का क्या है? एक मुखिया होता था। तो आप देखिए, जो कबीले का मुखिया है तो एक प्रकार से राजा ही तो है ना, राजा ही तो है। लेकिन क्या है? राजतंत्र तो देखा गया यहां पर, लेकिन इसकी जो अवस्था है वो भैया कैसी है? वो अविकसित बताई गई है। और यहां पर जो बलिकर था, ठीक है, बलिकर था, वो भैया कैसा था? तो वो स्वेच्छा पे निर्भर था, ठीक है, स्वेच्छा पे निर्भर था। क्योंकि यहां का जो राजा है ना, यानी जो मुखिया है कबीले का, ठीक है, तो वो कबीले का रक्षक मात्र हुआ करता था। यानी वो यहां पर रूल्स रेगुलेशन और लागू नहीं कर सकता था। वो भैया करता क्या था? तो कबीले की रक्षा करता था, ठीक है। और उसके बदले में उसे जो जनता है वहां की, वो भैया क्या दे रही है? टैक्स दे रही है, कर दे रही है। इसको क्या बोला गया था? बलिकर बोला गया था। और यहां आपका जो बलिकर है तो ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा पर था कि जिसकी मर्जी चाहे भैया वो दे दे और जिसकी मर्जी ना चाहे वो ना दे। लेकिन यहां पर आप जब देखोगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में शासन कैसे हो रहा है? तो भैया यहां पर राजतंत्र मजबूत अवस्था में आ गया। यानी यहां पर हमें राजा का वास्तविक स्वरूप देखने को मिलता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। और भैया वो बलिकर जो आपका है, बलिकर को क्या कर देगा? अनिवार्य कर देगा, ठीक है। वो बोलेगा जो बलिकर है वो सभी को देना पड़ेगा राजा को, ठीक है, अनिवार्य कर देगा। अब इनका जो शासन है ना, तो शासन की इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक काल में ये लोग जो शासन करते थे तो शासन की इकाई क्या थी? यानी इनका शासन कितने भागों में डिवाइड था? उन्हीं को क्या है? इकाइयां बोला गया है। तो जैसे कुल है आपका, कुल मतलब है परिवार। जैसे आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं अरे तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम्हारा कुल ही खराब है ना, यानी तुम्हारा परिवार ही खराब है। तो परिवार को क्या बोल दिया? कुल बोल दिया।
गया, और कुल से मिलकर क्या बन जाता है हमारा, यानी परिवार से मिलकर ग्राम, गांव बन गया। अब गांव से मिलकर भैया क्या बनता था इनके यहाँ, विश्व। जैसे हमारे यहाँ क्या बनता है, ब्लॉक बनता है ना, गांव को मिलकर क्या बनता है, ब्लॉक बनता है। इनके यहाँ गांव को मिलकर क्या बनता था, विश्व बनता था। और विश्व को मिलकर इनका क्या बनता है, जन। और हमारे जो ब्लॉक हैं तो ब्लॉकों को मिलकर क्या बनता है, जनपद बनता है ना, जनपद यानी जिला बनता है, ठीक है, जन। अब ये जो कुल है, ठीक है, कुल है, तो कुल के जो मुखिया होते थे उसे क्या बोला जाता था, तो उसे कुलाब बोलते थे, ठीक है। कुल के मुखिया को क्या बोलते थे, ये कुलाब बोलते थे। और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे क्या बोला जाता है, ग्रामणी। क्या बोला जाता था भैया, ग्रामणी। हमारे यहाँ कौन होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं प्रधान जी, है ना। अब विश्व, तो विश्व का मुखिया जो होता था उसको क्या बोलते थे ये लोग, विश्वपति, ठीक है, क्या बोलते थे, विश्वपति। और जन जो है, तो जन का जो मुखिया होता था उसे ये बोलते थे राजन, ठीक है, राजन बोलते थे। और ये जो राजन है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे जनस्थ, गोपा या पुराभित्ता। और इसका मैंने अभी आपको बताया था काम क्या होता था, तो ये कबीले का रक्षक मात्र हुआ करता था, ये रूल वगैरह ज्यादा नहीं बना सकता था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो शासन हो रहा है, यानी शासन की जो इकाई है वो भैया कैसी है, तो एक तो राजा है, ठीक है, राजा है। और राजा के साथ कितने, 12 मंत्री हैं, यानी 12 रत्नी होते थे। रत्नी मतलब मंत्री, मंत्री को ही पहले रत्नी बोला जाता था। और उनके माध्यम से क्या कर रहा है, ये शासन कर रहा है ना, शासन कर रहा है। और पूरा जितना भी इसका राज्य है उसको क्या है, कंट्रोल कर रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है, वहां के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बना रहा है। अब देखिए जो ऋग्वैदिक काल का प्रशासन है तो वो 3 भागों में डिवाइडेड था, यानी वहां पर जो संस्थाएं थी तो 3 संस्थाएं पाई गई हैं जो क्या है, प्रशासन को चलाती थी। एक आपकी कौन सी है, सभा है, दूसरी समिति है, और तीसरी क्या है, विदत है। तो ये सभा है, तो सभा में भैया कैसे लोग पाए जाते थे, संभ्रांत लोगों की सभा, यानी यहां पर बुद्धिजीवी वर्ग पाया जाता था, है ना, बुद्धिजीवी वर्ग पाया जाता था। जैसे हमारे यहां पर लोकसभा और राज्यसभा पाए जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा क्या है, बुद्धिजीवियों की सभा है। तो ऐसे ही ये जो सभा है एक प्रकार से ये राज्यसभा इनकी है ना, और ये संभ्रांत लोगों की सभा है। और समिति जो है उसमें भैया साधारण जनता या आम जनता रहती थी, ठीक है, आम जनता रहती थी। जैसे हमारे यहां पर क्या है, लोकसभा है ना, लोकसभा है तो वो क्या है, जनता की सभा है ना, जनता की सभा है। और एक इनके यहाँ और संस्था थी, उसका नाम था विदत। ये सबसे प्राचीन संस्था थी। अगर वो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन, ठीक है, प्राचीन संस्था या प्राचीन सभा थी, अब वो दे दे सभा, समिति या विदत, तो किसको लगा के आना है भैया, विदत को लगा के आना है। तो इनके यहाँ पर जो प्रशासन है वो 3 सभाओं के द्वारा चलता था, जिसका नाम क्या है, सभा, समिति, विदत। सभा में संभ्रांत लोगों की सभा थी, यानी संभ्रांत लोग रहते थे इसमें, ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग आता था इसमें। और समिति साधारण जनता, ठीक है, जितनी भी जनता है वो भैया किसमें रहती थी, समिति में। और ये जो विदत है तो विदत इनकी सबसे प्राचीन संस्था थी, ठीक है, प्राचीन संस्था थी। अगर हम उत्तर वैदिक काल में देखें तो सभा और समिति तो थे, लेकिन जो आपकी विदत है तो विदत जो संस्था थी आपकी उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है, उसे समाप्त कर दिया गया। और ये जो सभा और समिति है इसमें भी अब भैया कैसे लोगों का आधिपत्य हो गया है, यानी कैसे लोगों का प्रभाव है, जो भैया प्रभावशाली है, जिनके पास पैसा है ना, जिनके पास पावर है, ऐसे लोग आने लगे यहाँ पर। देखिए एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे राजा की 2 पुत्रियां कहा जाता है, तो याद रखना ये जो आपकी सभा और समिति है, ठीक है, सभा और समिति है, तो इसी को भैया क्या बोला जाता है, राजा की 2 पुत्रियां बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सभा और समिति है ये राजा को सलाह देने का काम करते थे, ठीक है, सलाह देने का काम करते थे, इसीलिए इसे राजा की 2 पुत्रियां कहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, ठीक है, वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। और इसे भी भैया हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यानी इनकी ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी और उत्तर वैदिक काल में इनकी सामाजिक स्थिति क्या हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण व्यवस्था, ठीक है, यानी जो वर्ण व्यवस्था है ऋग्वैदिक काल में वो कर्म पर आधारित थी, ठीक है, कर्म पर आधारित थी। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जन्म पर आधारित हो गई, अर्थात जैसा आप कार्य करते हो वैसा ही आपका वर्ण होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप टीचर हो, है ना, उस समय क्या, अगर आप टीचर हो तो टीचर का मतलब है आप पंडित हो, यानी ज्ञानी हो, क्योंकि पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी को ही पंडित बोला जाता है, ठीक है। तो जो ज्ञानी होता था उसे पंडित बोल देते थे। अब जो मजदूरी कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा, उसे शूद्र बोला जाएगा, है ना। और जो भैया व्यापार कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा, तो व्यापार करने वाले को क्या बोला गया, तो व्यापार करने वाले को वैश्य बोला गया, ठीक है, वैश्य। मान लीजिए पंडित जी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, अब चाहे वो ज्ञान का काम करे या ना करे लेकिन वो रहेगा पंडित ही, है ना, रहेगा पंडित ही। और कोई अगर वैश्य है तो उसके घर में कोई लड़का पैदा हुआ, अब चाहे वो व्यापार करे या ना करे लेकिन कहलाएगा क्या, वैश्य ही कहलाएगा, ठीक है, वैश्य ही कहलाएगा। शूद्रों की स्थिति, तो देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या है, शूद्रों की स्थिति समान थी, और जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या है, इसमें गिरावट आई। क्यों गिरावट आई, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई 3 भाई है ना, 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग कार्य करते हैं, तो किसी को पंडित बोला जाएगा, किसी को वैश्य बोला जाएगा, किसी को शूद्र बोला जाएगा, लेकिन वो रहेंगे तो तीनों एक ही घर में, है ना, एक ही घर में रहेंगे। अब पता लगा जो शूद्र है
उसका जो बच्चा हुआ है ना, उसका जो बच्चा हुआ वो क्या है, ज्ञान का काम करने लगा तो वो पंडित बन जाएगा। तो ठीक है, तो स्थिति कैसी है, समान है, एक ही जगह पे रह रहे हैं। लेकिन यहां पर गिरावट आई, क्योंकि अब भैया शूद्र का जो बच्चा है ना, शूद्र का बच्चा वो क्या बनेगा, वो शूद्र ही बनेगा, वो कभी ज्ञान का काम नहीं कर सकता, वो कभी व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है, सती प्रथा, तो जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा के प्रमाण नहीं मिलते हैं, यानी यहां पर सती प्रथा नहीं थी। देखिए सती प्रथा क्या होती थी, जैसे किसी का पति मर गया तो उसकी जो औरत है, उसकी औरत को उसी की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, तो इसी को क्या बोला जाता था, सती प्रथा बोला जाता। ठीक है, बहुपत्नी प्रथा, तो बहुपत्नी प्रथा भी देखने को नहीं मिलती, यानी एक ही व्यक्ति, ठीक है, एक ही पुरुष कई सारी महिलाओं के साथ विवाह करता था। बाल विवाह, तो बाल विवाह भी देखने को यहां पर नहीं मिलता है, यानी प्राचीन काल में आप देखोगे बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने, है ना, जो 50+ हैं, राजा वगैरह हुआ करते थे, तो वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ विवाह करते थे जिनकी उम्र 10-12 साल हुआ करती थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, यानी विधवा विवाह यहां पर हुआ करता था, जो औरतें विधवा हो जाती थी तो उन्हें इजाजत थी कि वो दूसरा विवाह कर सकते। उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में आपकी सती प्रथा आ गई, बहुपत्नी प्रथा आ गई, ठीक है, और बाल विवाह भी होने लगा। विधवा विवाह, तो भैया विधवा विवाह कहां से होगा, क्योंकि जब सती प्रथा आ गई है, यानी अब किसी औरत का पति खत्म हो गया तो वो औरत भी खत्म कर दी जाएगी, है ना, उसको उसकी चिता पे जला दिया जाएगा। तब जब कोई विधवा बचेगी नहीं तो भैया विधवा पुनर्विवाह होगा कहां से। तो गाइस, आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ऋग्वैदिक काल की नदियां, साथ ही साथ वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में जाना। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।